एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम अपना नेक्स्ट टॉपिक इसमें देखने वाले हैं, जिसमें हम देखेंगे प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन पेंशन योजना, फिर हम देखेंगे रोशनी कार्यक्रम, इंदिरा आवास योजना और हम देखेंगे SGSY। ठीक है, तो ये सारी योजनाओं को इस वीडियो में अगर हो सके तो कंप्लीट करेंगे, नहीं हो पाता है तो जहाँ तक होगा वो कंप्लीट करेंगे। उसके बाद हम देखने वाले हैं इसमें MCQ। मैंने हिंदी के 10 MCQ यहाँ पे रखे हैं और जो स्वच्छ भारत मिशन का हमारा 10 क्वेश्चन रह गया था उसको मैंने इसमें रखा है। तो बिना टाइम वेस्ट किए इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। थोड़ा अब पता नहीं ये कितने टाइम तक चल पाता है, तो इसके बाद मुझे बाहर भी जाना है, जॉब पे जाना है, तो ये पहले मैं कंप्लीट कर देती हूँ। तो सबसे पहले हमारा स्टार्ट करते हैं हम प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन पेंशन योजना। तो ये मानधन पेंशन योजना जो है ये है, प्रारंभ कब हुआ था? तो ये फरवरी 2019 में हुआ था। तो मानधन पेंशन योजना जो है ये किसके लिए है? सबसे पहले ये जो पेंशन के लिए, पेंशन जो मिलता है ना 60 साल के बाद, उसके लिए है। तो ये पेंशन कैसे मिलता है? इसमें अंशदायी, ये एक अंशदायी पेंशन योजना है। अंशदायी का मतलब है कि 18 से लेके 40 वर्ष तक पहले इंसान इसमें अंशदान करता है। हर उम्र के हिसाब से इसमें अपना अंशदान करते हैं। उम्र के हिसाब से अगर इसका आप पोर्टल खोलेंगे, इसकी वेबसाइट खोलेंगे, तो वहाँ पे दिया हुआ है कि अंश के हिसाब से उम्र के हिसाब से आपको कितना यहाँ पे पेंशन के लिए यहाँ पे पैसे जो है 18 से 40 वर्ष के बीच में जमा करने हैं। उसके बाद 60 वर्ष के बाद आपको जो है यहाँ पे पेंशन जो है मिलना स्टार्ट हो जाता है। तो सबसे पहले ये जो पेंशन योजना है, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन पेंशन योजना, इसको PMSYM ये जो है इसका शॉर्ट फॉर्म है। ऐसा कहीं पे भी लिखा रहे तो शॉर्ट फॉर्म भी पता रहना चाहिए, क्योंकि इसका फुल फॉर्म आपको पूछा जा सकता है। तो प्रधानमंत्री PM से प्रधानमंत्री, श्रम योगी S से श्रम योगी, Y से योगी, मानधन पेंशन योजना। ठीक है, तो ये इसका फुल फॉर्म है। अब इसका प्रारंभ कब हुआ? फरवरी 2019 में। अब इसका उद्देश्य क्या है कि स्वैच्छिक, जिसको स्वेच्छा से, और अंशदायी अपनी स्वेच्छा से इसमें पेंशन योजना के लिए अपना अंशदान करना होता है। लाभार्थी की प्रवेश आयु के आधार पर मासिक अंशदान 55 रुपये से 200 रुपये तक होता है। ठीक है, जैसे कि वो 40 वर्ष में पहुंचेगा, 40 वर्ष का होगा, क्योंकि 18 से चालू होता है, 18 से लेकर 40 वर्ष तक यहाँ पे अंशदान अपना करना है। तो जैसे ही वो 40 वर्ष में पहुंचता है तो 200 रुपये जो है यहाँ पे उसको हर महीने यहाँ पे देना पड़ता है, हर महीने अपना अंशदान करना पड़ता है। तो यहाँ पे क्या करती है कि सरकार भी देती है, सरकार जितना आप देंगे आपका अंशदान होगा उतना ही सरकार भी इसमें देती है। तो जैसे कि 200 रुपये आप दे रहे हैं 40 वर्ष पे पहुँचने पे, तो सरकार भी इसमें जो है 200 रुपये आपको देगी। टोटल 400 रुपये जो है यहाँ पे आपका पेंशन के लिए जमा होगा। ठीक है, तो हर महीने। ठीक है, तो लाभार्थी की प्रवेश आयु के आधार पर अब 55 रुपये किसके लिए? तो 55 रुपये जो है 18 वर्ष से चालू होता है। हर महीने आपके अकाउंट से 55 रुपये कटेगा और 55 रुपये जो है आपको सरकार भी देगी इसमें। ठीक है, तो जितना आप जमा करेंगे उतना ही सरकार भी यहाँ पे देगी। इस योजना के तहत लाभार्थी द्वारा मासिक 50% अंशदान देय और केंद्र सरकार द्वारा इसमें बराबर का योगदान दिया जाता है। जो मैंने बताया कि आप जो देंगे, जितना % आप देंगे उतना ही 50% जो है केंद्र सरकार भी यहाँ पे जमा करती है। लाभार्थी द्वारा मासिक 50% लाभार्थी द्वारा दिया जाता है। आधा अंशदान, जैसे मेरे को अगर पेंशन चाहिए 60 साल के बाद, तो 60 साल के बाद अगर मेरे को पेंशन चाहिए, अब ये पेंशन पाने के लिए भी कुछ विशेषताएं होती है। कौन इस पेंशन का लाभ उठा सकता है? ये प्रधानमंत्री का, हर कोई इसका पेंशन का लाभ नहीं उठा सकता है। तो इस पेंशन को पाने के लिए क्या क्या पात्रता होती है वो भी हम देखेंगे। लेकिन इस पेंशन को पाने के लिए क्या करना होता है कि 50% मेरे को इसमें अंशदान करना होगा, और जो 50% बाकी है वो केंद्र सरकार करती है। अब इसका पात्रता क्या होगा? पात्रता देखें तो भारतीय नागरिक होना चाहिए। सबसे पहले तो भारतीय नागरिक होना चाहिए। 15,000 से ज़्यादा उसका इनकम नहीं होना चाहिए। जो भी 15,000 से जिसकी इनकम नीचे है उनको ही ये चीज़ों का लाभ मिलेगा। तो क्या होना चाहिए? 15,000 से ज़्यादा किसी का वो नहीं होना चाहिए, 15,000 से ज़्यादा किसी का इनकम नहीं होना चाहिए। ठीक है, EPFO, ESI, ये सारी चीज़ों से, जो कि सरकारी क्या है, सरकारी वित्त पोषित स्कीम है, इसका सदस्य नहीं होना चाहिए। जैसे कि मैं अभी जॉब पे हूँ तो मेरा हर महीने EPFO और ESIC जो है ये कटता है हर महीने। तो अगर मैं इससे जुड़ी हूँ तो इससे मेरा जो है यहाँ पे मैं इस योजना से नहीं जुड़ सकती। जो भी सरकारी कर्मचारी होंगे जो इनकम टैक्स देते हैं, ये सब लोग यहाँ पे इस योजना से नहीं जुड़ सकते हैं।
ठीक है। असंगठित कामगार, अनऑर्गेनाइज्ड, जिनके पास मतलब एक ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर ना हो काम करने के लिए, जैसे कि जो भी गांव-गांव जाके फेरी वाला बेचते हैं, जैसे कि कपड़े बेचते हैं, जैसे कि जो फल बेचता है, कृषि संबंधी काम करता है, निर्माण स्थल पर काम करने वाले मजदूर होते हैं, चमड़ा उद्योग में जो होता है, हाथकरघा होता है, मिड डे मील में रिक्शा या ऑटो व्हीलर जो चलाते हैं वो होते हैं, कूड़ा बीनने वाले, ये सारे जो हैं इस योजना के लाभार्थी होंगे। तो इस योजना के लाभार्थी होने के लिए हमको मेन 3 या 4 पॉइंट याद रखने हैं। सबसे पहले कि 15,000 से ज़्यादा इनकम नहीं होना चाहिए। सरकारी वित्त पोषित होती है, स्कीम होती है, उससे नहीं जुड़ा होना चाहिए। जैसे कि आपका EPFO नहीं होना चाहिए, ESIC, ये सारी चीज़ें नहीं कटनी चाहिए। इनकम टैक्स आप नहीं भरते होंगे तब इसके हकदार होंगे। भारतीय नागरिक होना चाहिए, ये तो कॉमन बात है। 18 से 40 वर्ग की आयु वाले जो हैं इसमें मतलब पात्र होते हैं, और इसमें जो है अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में काम करते हैं, जैसे कि जो भी चमड़ा से रिलेटेड काम करते हैं, मटका बनाने वाले, फेरी वाले, कृषि संबंधी काम, तो ये सारे लोग इसमें जुड़े होते हैं। ठीक है, इस योजना के लाभार्थी होते हैं। और मैंने क्या बताया कि इसमें 50-50% योगदान दिया जाता है। लाभार्थी खुद अपना 50% यहाँ पे योगदान देगा। जैसे कि मुझे 60 साल के बाद अगर ये योजना का लाभ उठाना है, तो हर महीने, अभी मैं 18 साल की हूँ अगर बाई चांस, तो 18 साल में मैं पहले 55 रुपये मैं दूंगी और 55 रुपये केंद्र सरकार देगी। लेकिन वहीं 40 साल के होने के बाद अगर मैं 40 साल की हो जाती हूँ तो 200 रुपये मैं दूंगी और 200 रुपये जो है केंद्र सरकार देगी। इस तरीके से हर महीने 400 रुपये जो है दोनों का मिला के हर महीने कटेगा, और फिर वो जाके वही योजना में जुड़ते जाता है, मतलब पेंशन के लिए बनते जाता है, और फिर 60 साल के बाद यही पेंशन हमको मिलता है। ठीक है, अब लाभ क्या होगा? लाभ इसमें मिलेगा कि यहाँ तक आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा, कोई भी मुझे लगता नहीं है कि डाउट होगा, और अगर फिर भी डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स के ज़रिए ज़रूर बता सकते हैं, पूछ सकते हैं, जो भी अगर डाउट आता है। नेक्स्ट है 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद लाभार्थी 3,000 रुपये की न्यूनतम, एक सेकेंड मैं इसको थोड़ा बड़ा कर देती हूँ ताकि आप लोग को दिखे। 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद लाभार्थी 3,000 रुपये की न्यूनतम सुनिश्चित मासिक पेंशन प्राप्त के हकदार होगा। अब कितना मिलेगा मासिक पेंशन इनको? तो 3,000 रुपये जो है इनको मासिक पेंशन जो है, अगर जैसे 60 वर्ष की आयु पूरी हो जाती है तो यहाँ पे 3,000 रुपये जो है यहाँ पे उनको न्यूनतम पेंशन जो है दिया जाएगा। अगर बाई चांस ऐसा होता है कि पेंशन मिलते मिलते टाइम, या फिर पेंशन जो है ये जिसको मिलना चाहिए उसकी डेथ हो जाती है, वो उसकी मृत्यु हो जाती है, तो लाभार्थी का जो भी स्पाउस होगा, स्पाउस का मतलब है कि पति या पत्नी, जो भी, जैसे कि पति या पत्नी को 50%, पूरा तो नहीं मिलेगा, तो 3,000 का 50% यहाँ पे मिलेगा, तो 1,500 जो है यहाँ पे मासिक पेंशन उनको मिलेगा। यदि पति और पत्नी दोनों इस योजना में शामिल होते हैं तो वे 6,000 रुपये संयुक्त रूप से मासिक पेंशन के पात्र होंगे। अब जैसे कि इस पेंशन योजना में दोनों ही, जैसे कि हस्बैंड वाइफ दोनों ही जुड़े हुए हैं, तो इसमें 3,000 जो है हस्बैंड को भी मिलेगा और 3,000 वाइफ को भी मिलेगा, मतलब 6,000 रुपीज़ यहाँ पे जो है टोटल, यहाँ पे 6,000 रुपीज़ जो है इनको योजना के तहत यहाँ पे उनको पेंशन मिलेगा। कितना? 6,000 रुपीज़। तो यहाँ पे 60 वर्ष की आयु पूरे होने के बाद यहाँ पे लाभार्थी को 3,000 रुपीज़ जो है यहाँ पे 3,000 रुपये न्यूनतम जो है यहाँ पे मासिक पेंशन प्राप्त किया जाएगा। अगर इस बीच लाभार्थी जो है उसकी मृत्यु हो जाती है तो उस लाभार्थी का या तो पति जो है, अगर जैसे पत्नी की डेथ हो जाती है तो पति को यहाँ पे पेंशन मिलेगा लेकिन 50%, और अगर पति की डेथ हो जाती है तो वाइफ को जो है यहाँ पे 50% मासिक पेंशन मिलेगा। इस पेंशन के लिए पात्र होंगे यदि पति और पत्नी दोनों इस योजना में शामिल होते हैं। अगर दोनों ही इसमें शामिल होंगे तो 6,000 रुपये यहाँ पे उनको मासिक पेंशन दिया जाएगा। तो ये योजना बहुत ही इजी था, इतने में समझ आ गया होगा। नेक्स्ट है एक छोटा सा योजना जो कि इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, फिर भी हम देख लेते हैं। रोशनी कार्यक्रम। रोशनी कार्यक्रम जो है ये स्टार्ट हुआ है अप्रैल 2013 में। कब स्टार्ट हुआ है? आज थोड़ा मैंने इसको ब्लैक थीम में रख दिया, तो अगर हो सकता है आपको देखने में प्रॉब्लम हो तो मैं वैसे भी सारी चीज़ें बोल यहाँ पर बता रही हूँ। आप एक बार स्क्रीनशॉट लेके जूम आउट करके इसको देख सकते हैं। तो यहाँ पर प्रारंभ कब हुआ? ये अप्रैल 2013 से चालू हुआ, वित्तीय वर्ष 2012-13 से। ठीक है, अब ये कहाँ पर होता है? नक्सल प्रभावित जिले में इनको प्रशिक्षण दिया जाता है। इसका मेन कार्यक्रम, इस कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? रोशनी कार्यक्रम का, इसमें ट्रेनिंग दिया जाता है ताकि वो खुद के लिए रोजगार वहाँ पे ढूंढ सके।
ट्रेनिंग दिया जाएगा। जैसे कि गांव-गांव में क्या होता है, उनके पास बहुत सारी स्किल्स तो होती है, जैसे कि उनको घड़े बनाने आते हैं, बट उनके पास मार्केट का एक्सेस नहीं होता ताकि वो मार्केट में जाके अपनी चीज़ों को बेच सके। अभी गांव पे वो लगभग 30 या 40 रुपए में अपना घड़ा जो है बेच रहे हैं, लेकिन वहीं सिटी में जाएंगे, मार्केट में जाएंगे तो वहाँ पे उस चीज़ों को वो 80 रुपये, 90 रुपये, 100 रुपये, 150 रुपये ऐसे घड़े बिकते हैं, देखना। तो ऐसे उनको रोज़गार का यहाँ पे माइंड पे सेट किया जाता है ट्रेनिंग देके। नेक्स्ट है, ये कौन से जिले में संचालित है, तो 8 जिले में। कौन कौन से? बस्तर, कांकेर, दंतेवाड़ा, सुकमा, बीजापुर, नारायणपुर, कोंडागांव और बलरामपुर, मतलब जितने भी नक्सलाइट एरिया हैं वहाँ पे, ठीक है। पात्रता कौन होगी यहाँ पे? पात्र कौन होंगे? तो 15 से 35 वर्ग के जो भी ग्रामीण क्षेत्र के बीपीएल युवा होंगे, बिलो पावर्टी लाइन वाले जो भी यहाँ पे युवा होंगे 15 से 35 साल के, वो सारे इसमें मतलब इसके अंतर्गत आते हैं। अब विशेष पिछड़ी जनजाति समूह, विकलांग, बंधुआ, मजदूर, किन्नर, ये सारे लोग भी इसमें शामिल हो सकते हैं। 40% महिलाओं को प्रशिक्षण एवं नियोजन का प्रावधान इसमें दिया गया है। नेक्स्ट है, प्रशिक्षण की अवधि जो है 3 माह से लेकर, जो कि मोस्टली योजना में ऐसी ही होती है, मिनिमम जो है 3 माह होती है और मैक्सिमम 12 माह तक दिया जाता है। 3 माह, 6 माह, 9 माह व 12 माह ऐसे करके इनको दिया जाता है। 70% युवाओं को प्लेसमेंट भी दिया जाता है। प्लेसमेंट मतलब इसके द्वारा अगर ये ट्रेनिंग दी जा रही है तो प्लेसमेंट जैसे कि कॉलेजेस में लगता है, तो इसके द्वारा वो जॉब में जुड़ सकते हैं, रोजगार उनको मिल सकता है, ठीक है। तो ये वैसे उतना इम्पॉर्टेंट नहीं था। अब नेक्स्ट हम अपने नेक्स्ट योजना की तरफ बढ़ते हैं, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आएगा ही। नेक्स्ट योजना है हमारा स्वर्ण जयंती, SGSY, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। इसी योजना को बदलकर क्या कर दिया गया है? इसी योजना को बदलकर NRLM, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना को बदलकर क्या किया गया है? 2011 में इसी को बदल दिया गया था। इसी को बदलकर प्रधानमंत्री ग्राम स्वरोजगार योजना जो है ये बनाया गया। फिर इसी को दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना बाद में कर दिया गया। तो 2011 में पहले इसको, अगर मैं कुछ गलत बोल रही हूँ तो प्लीज़, अगर बाय मिस्टेक मेरे मुंह से गलती से निकल रहा हो तो उसको आप सुधार सकते हैं, मैं उसको पिन करके उस कमेंट को पिन कर दूंगी। तो यहाँ पे स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना को ही प्रधानमंत्री ग्राम स्वरोजगार योजना और फिर उसके बाद दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना में बाद में लाया गया। तो ये प्रारंभ हुआ 1 अप्रैल 1999। अब 1999 कैसे याद रखेंगे? 1999 की मैं हूँ और मेरा बर्थडे भी अप्रैल में आता है, तो अप्रैल के 1 अप्रैल 1999 ऐसे याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है, इसका उद्देश्य क्या होगा? तो उद्देश्य इसमें जो भी गरीबी रेखा से नीचे, जो बिलो पावर्टी लाइन के जो भी यहाँ पे होंगे वो इसमें शामिल हो सकते हैं। अब इसमें क्या किया जाता है? इसमें ऋण और अनुदान दोनों दिया जाता है। अब ऋण और अनुदान में क्या होता है? ऋण वो होता है, लोन कह सकते हैं इसको आप एक तरीके से। लोन क्या होता है? लोन को हमको वापस करना ही होता है और इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट भी लगता है, ठीक है। इंटरेस्ट के साथ इसको हम वापस करते हैं। लेकिन यहाँ पे जैसे कि कोई भी मार्केट में हमको कोई प्रोडक्ट बेचना है या फिर कुछ भी करना है, उसके लिए बैंक जो है हमको लोन देती है। तो बैंक से यहाँ पे ऋण दिया जाता है इस योजना के तहत। और दूसरा सरकारी अनुदान। अब ये ऋण मिल गया, उसमें कुछ सब्सिडी मिलता है। सब्सिडी मतलब छूट मिलता है कि जैसे, ठीक है, यहाँ पे उस अनुदान को, मतलब अनुदान ये होता है, छूट होता है, उसको वापस नहीं करना होता है। जैसे कि अगर 1 लाख है, 1 लाख ऋण दिया गया है, तो सपोज आपको 50,000 जो है अनुदान दिया गया। मैं एक एग्जांपल बता रही हूँ, अनुदान दिया गया। अब ये अनुदान क्या है? ये 50,000 छूट है। इस 50,000 को कभी आपको वापस नहीं करना है, ठीक है। अब ये क्या है? इसका उद्देश्य क्या है? आय वृद्धि कार्यक्रम। आय वृद्धि कार्यक्रम, ताकि जो है आपका इनकम जो है इससे बढ़ सके और आपकी संपत्ति में सृजन हो सके। नेक्स्ट है, सहायता प्राप्त परिवारों को कम से कम 2,000 रुपये की आय प्रति महीना योजना एवं होने के 3 वर्षों के अंतर्गत सुनिश्चित करना। अब इसमें क्या किया जाता है? सबसे पहले तो इसमें ट्रेनिंग दी जाती है। ट्रेनिंग देके उनको क्या किया जाता है? प्रशिक्षण दिया जाता है, ताकि वो रोजगार के लिए अपने आप को डेवलप कर सकें। फिर अगर वो रोजगार के लिए डेवलप कर सकते हैं तो ये देखा जाता है इस योजना के तहत कम से कम उनकी आय जो है हर महीने कम से कम 2,000 रुपये होनी चाहिए। अगर उनको कुछ सिखाया गया है तो उससे कम से कम उनको 2,000 रुपये कम से कम उनको प्रति महीना इस योजना के तहत आय मिलनी चाहिए। अब ये ऐसा नहीं है कि जैसे ट्रेनिंग मिली और एक ही महीने में ये चीज़ देखा जाएगा, नहीं, 3 साल तक लगातार ये देखा जाता है। 3 साल के अंदर ये देखा जाता है कि हर महीने उनको 2,000 रुपये जो है प्रति महीना इस योजना से लाभ हुआ कि नहीं। 2,000 से ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन मिनिमम 2,000 हुआ कि नहीं, क्योंकि
उन ज़्यादा कमाना कम कमाना उनके हाथ में, लेकिन मिनिमम देखा जाता है कि हर महीने उनको 2,000 रुपये की इनकम यहाँ पे हो रही है कि नहीं। लेकिन कितने कितने साल तक अंतर्गत ये देखा जाता है, तो 3 सालों के अंतर्गत सुनिश्चित किया जाता है। ठीक है, अब ये SGS जो के शामिल योजनाएं, जैसे कि SGS से जो शामिल योजनाएं थी, इससे पहले और भी इसमें 5 योजनाएं थी। इसके बाद इसको स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना जो है ये बनाया गया। अब ये जो है ये गाँव को अच्छा बनाने के लिए ये चीज़ें की गई थी, जैसे कि एकीकृत ग्राम विकास कार्यक्रम IRDP, इसका फुल फॉर्म का क्या होगा, एकीकृत ग्राम विकास कार्यक्रम। नेक्स्ट है इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, इसका हो जाएगा। नेक्स्ट है स्वरोजगार हेतु ग्रामीण युवाओं का प्रशिक्षण कार्यक्रम। ठीक है, ग्रामीण क्षेत्र में महिला एवं बाल विकास कार्यक्रम, ये याद रखिएगा। ग्रामीण दस्तकारों को उन्नत औजारों की किट की आपूर्ति कार्यक्रम, गंगा कल्याण योजना और 10 लाख कुआं योजना, मतलब 10 लाख कुआओं का योजना। जैसे कि 10 लाख कुआं योजना में क्या है, एक एग्जाम्पल बता रही हूँ, जैसे कि कोई घड़ा बनाता है तो उसके लिए वहाँ पे पानी होना चाहिए, कोई कुछ भी चीज़ है तो उसके लिए यहाँ पे पानी होना चाहिए। ऐसा करके ये सारी योजनाएं इसमें शामिल थी। उसके बाद जैसे कि कुछ योजना जो होती है ये चलाई जाती है लेकिन उतना फेमस नहीं होता, लेकिन उसके बाद जो है स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना जो है ये आया। अब यहाँ पे लक्ष्य क्या रखा गया है, प्रत्येक प्रखंड में 30% गरीब परिवारों को 5 साल के अंतर्गत गरीबी रेखा से ऊपर ले जाना। तो प्रत्येक प्रखंड में जितने भी खंड हैं, जितने भी ब्लॉक हैं, उसमें देखा जाता है कि 30% कम से कम गरीब परिवारों को 5 साल के अंतर्गत 30% गरीब परिवार होंगे, उनको 5 साल के अंतर्गत 5 साल में कम से कम गरीबी रेखा से ऊपर ले जाना। ठीक है, गरीबी रेखा से यहाँ पे ऊपर लेके जाया जाएगा। नेक्स्ट है SGSY के सब्सिडी प्रावधान, जैसे कि हम यहाँ पे अनुदान की बात कर रहे थे, उसी से रिलेटेड है। तो सब्सिडी प्रावधान इसमें क्या होगा, यह परियोजना लागत के 30% पर एक रुपता में उपलब्ध होती है या अधिकतम 7500 रुपये हो सकती है। मतलब यहाँ पे 7500 रुपये जो है, जैसे कि 1 लाख, सपोज 10,000 जो है, 10,000 का अगर 30% हम निकालें, 30% क्या हो जाएगा, 30% अगर हम निकालें तो यहाँ पे क्या हो जा रहा है हमारा 3,000 हो जा रहा है। तो यहाँ पे ऐसे नहीं, मतलब 7500 रुपये जो है यहाँ पे आपको अनुदान जो है यहाँ पे सब्सिडी दिया जाएगा। 10,000 में 7500 रुपये जो है आपको वापस नहीं करना होगा, ये आपका अनुदान होगा। नेक्स्ट है अनुसूचित जाति और जनजातियों के मामले में सब्सिडी परियोजना लागत का 50% होता है और यह अधिकतम 10,000 रुपये हो सकता है। अब SC/ST के केस में बात करें, SC/ST के केस में क्या होगा, जो भी SC/ST के मामले में है उनको 10,000 रुपये, अगर कोई भी चीज़ें उनको जैसे मार्केट में एक्सेस करना है, अब उनको मार्केट में एक्सेस करने के लिए क्या चाहिए, पैसे चाहिए। तो 10,000 रुपये तक का यहाँ पे कम से कम उनको 10,000 रुपये तक का कम से कम यहाँ पे अनुदान जो है दिया जाता है। मतलब सपोज 1 लाख है, 1 लाख है, 1 लाख का 50% क्या हो जाएगा, 50,000। तो यहाँ पे 1 लाख का 50% यहाँ पे क्या हो जाएगा, 50,000 जो है यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, तो 50,000 जो है यहाँ पे 50,000, यहाँ पे 50% जो है यहाँ पे क्या दिया जाता है, उनको अनुदान यहाँ पे अधिकतम दिया जाता है। स्व सहायता समूहों स्वरोजगारियों को समूह के लिए सब्सिडी परियोजना लागत का 50% होगी और यह अधिकतम 1.5 लाख होगी, जिसमें प्रति व्यक्ति सब्सिडी 10,000 रुपये होगी। अब क्या होता है स्व सहायता समूह, स्व सहायता समूह क्या होता है, सबसे पहले ये जान लेते हैं। स्व सहायता समूह 10 से 20 मतलब यहाँ पे क्या करते हैं, लेडीज़ इसमें मिलती है, 10 से 20 यहाँ पे समूह होता है, व्यक्तियों का समूह होता है, उसको स्व सहायता समूह कहते हैं। अब इनमें क्या होता है, प्रति व्यक्ति 10,000 सब्सिडी यहाँ पे दिया जाता है, प्रति व्यक्ति कितना, 10,000 सब्सिडी यहाँ पे दिया जाता है। अधिकतम कितना होना चाहिए, अधिकतम 1.5 लाख होगी, जिसमें प्रति व्यक्ति जो है सब्सिडी 10,000 रुपये देगा। लागत का सब्सिडी परियोजना लागत का 50% होगा और यह अधिकतम 1.5 लाख होगा। जैसे कि आपको मार्केट में अब एक्सेस करना है, आप स्व सहायता समूह से जुड़े हुए हैं, किससे, स्व सहायता समूह से जुड़े हुए हैं। अब आपने क्या किया, आपके 10 से 20 ग्रुप हैं यहाँ पे, ठीक है, तो 10 ग्रुप है समझो, ठीक है, 10 से 20 ग्रुप है, तो आपका टोटल यहाँ पे होता है कि टोटल आपको हो रहा है कि 10 लाख हो रहा है, 10 लाख हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे
ठीक है। सपोज़ यहाँ पे आपको 10 लाख दिया जा रहा है, 10 लाख यहाँ पे इतना दिया नहीं जाता, लेकिन मैं बता रही हूँ 10 लाख दिया जा रहा है, 10 लाख दिया जा रहा है। अब इसका आपको 50% ही देना है, 50% ही आपको दिया जाएगा, तो 5 लाख दिया जाएगा, ऐसा आपको कहा जा रहा है। लेकिन 5 लाख यहाँ पे नहीं दे सकते, क्योंकि यहाँ पे अधिकतम जो दिया हुआ है आपको, क्या दिया गया है, 1.25 लाख से, मतलब जो आपका मिनिमम होगा वही दिया जाएगा यहाँ पे। जैसे कि प्रति व्यक्ति यहाँ पे 10,000 रुपये जो है, इतना बस याद रखिए कि स्व सहायता समूह में कोई भी अगर है, स्व सहायता स्वरोजगारियों समूह के लिए यहाँ पे चाहिए, तो यहाँ पे प्रति व्यक्ति 10,000 रुपये सब्सिडी होगी, और 50% यहाँ पे होगा। अधिकतम 1.5 लाख से यहाँ पे आपको ज़्यादा, 1.5 लाख से ज़्यादा स्व सहायता समूह को यहाँ पे हेल्प नहीं किया जाएगा, अनुदान नहीं दिया जाएगा। सिंचाई परियोजनाओं के लिए सब्सिडी की कोई सीमा नहीं है। अब सिंचाई परियोजना जो भी है उसके लिए सब्सिडी की कोई यहाँ पे सीमा नहीं होगी। नेक्स्ट है, यहाँ पे नोट पॉइंट दिया है, SGSY के अंतर्गत उपलब्ध सब्सिडी बैंक एंडेड होती है। तो सब्सिडी जो होती है ये क्या होती है, बैंक एंडेड होती है। नेक्स्ट है, अगर ये यहाँ पे कोई भी पॉइंट आपको समझ नहीं आ रहा होगा तो आप बिल्कुल कमेंट कर सकते हैं, मैं फिर से उस पॉइंट को लाके या उस प्रॉपर क्लिप को लाके फिर से एक बार समझा दूंगी शॉर्ट्स वीडियो में लाके, ठीक है। नेक्स्ट है, यहाँ पे नेक्स्ट क्या दिया है पढ़ लेते हैं, निर्धनों का सामाजिक संगठन। यहाँ पे क्या दिया है कि निर्धनों का सामाजिक संगठन। अब जैसे कि कोई स्व सहायता समूह से जुड़ता है, स्व सहायता समूह से जुड़ता है, तो वो गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवार, इसमें 10 से 20 व्यक्ति जो हैं इसमें जुड़ सकते हैं। कितने, 10 से 20 व्यक्ति जो हैं यहाँ पे गरीबी रेखा से जो नीचे होंगे वो यहाँ पे जुड़ सकते हैं। तो गरीबी रेखा से कितने, गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले 10 से 20 व्यक्ति इस स्व सहायता समूह में जुड़ सकते हैं। एक व्यक्ति एक से अधिक समूह का सदस्य नहीं होना चाहिए। मतलब स्व सहायता समूह में ये होगा कि जैसे एक स्व सहायता समूह में एक व्यक्ति जुड़ गया है तो वो दूसरे स्व सहायता समूह में नहीं जुड़ सकता। मतलब एक व्यक्ति एक से अधिक समूह का सदस्य नहीं होगा, ठीक है, ताकि लाभ भी मिले तो एक ही समूह में मिलेगा ना यार, फिर ऐसे में तो उसके साथ मतलब बाकी लोगों के साथ अनफेयर होगा कि वो दोनों समूह से उसको पैसा मिल जाएगा, ऐसा हो सकता है। नेक्स्ट है, विकलांग व्यक्तियों लघु सिंचाई योजना एवं दुर्गम क्षेत्रों जैसे पहाड़ी, मरुभूमि एवं बिखरी आबादी वाले क्षेत्रों में एक समूह में व्यक्तियों की संख्या, मतलब जहाँ पे क्या हो सकता है कि जहाँ पे विकलांग व्यक्ति रहते हो या फिर ऐसा कोई एरिया हो जैसे कि पहाड़ी क्षेत्र हो, वहाँ पे क्या हो सकता है कि 5 से 20 व्यक्ति, 5 से 20 लोग भी यहाँ पे शामिल हो सकते हैं। मतलब 5 लोगों का भी समूह बन सकता है, इतने लोगों का भी स्व सहायता समूह बन सकता है। यदि आवश्यक हुआ तो 20% और विशिष्ट मामलों में 30% तक गरीबी रेखा से ऊपर के सदस्य एक समूह में शामिल हो सकते हैं। यदि आवश्यक हुआ तो 20% और विशिष्ट मामलों में 30% तक गरीबी रेखा से ऊपर के सदस्य एक समूह में शामिल हो सकते हैं। सभी स्व सहायता समूह में महिला सदस्य को शामिल करने का प्रयास भी किया जाएगा। हर स्व सहायता, जैसे कि मैंने कहा कि स्व सहायता समूह में मेनली जो है ये महिला सदस्य, मतलब हर स्व सहायता समूह में महिला सदस्य को जोड़ने का प्रयास रहता ही है। इस योजना के अंतर्गत प्रत्येक ब्लॉक में 50% स्व सहायता समूह अलग से महिलाओं के लिए बनाए जाएंगे, ठीक है। तो मेनली तो ये यही हो सकता है कि महिलाओं के लिए, ऐसा मैंने कहा था तो ऐसा हो सकता है। फिर बाद में मैंने कहा भी कि व्यक्तियों के लिए, है ना। तो इस योजना के अंतर्गत प्रत्येक ब्लॉक में 50% स्व सहायता समूह से महिलाओं के लिए बनाए जाएंगे। तो 50% जो स्व सहायता समूह होता है, ये 50% जो है स्व सहायता समूह ये महिलाओं के लिए बनाए जाएंगे। नेक्स्ट है, इसमें वित्त पोषण की बात करें। वित्त पोषण तो सामान्य क्षेत्र में जो है केंद्र सरकार हेल्प करती है 75 और स्टेट गवर्नमेंट हेल्प करती है 25। वहीं अगर पूर्वोत्तर क्षेत्र जैसे सिक्किम, मेघालय, मिजोरम ये सब की बात कर लें तो यहाँ पे 90-10 का रेशियो होता है। केंद्र जो है 90 देती है, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट 90 देती है, और स्टेट गवर्नमेंट की बात करें तो 10% यहाँ पे देती है। अब यहाँ पे कार्यान्वयन एजेंसी, मतलब यहाँ पे देख रेख कौन करता है, तो देख रेख करने का काम, जो भी पैसा देना है, लेन देन करना है, ये सारी चीज़ों का काम जो है पंचायती राज संस्थान, बैंक, विभाग, NGO होते हैं, गैर सरकारी संगठन, इनके द्वारा किया जाता है। जिला ग्रामीण विकास एजेंसियों द्वारा क्रियान्वित किया जाता है, ठीक है। किनके द्वारा, जिला ग्रामीण विकास एजेंसियों द्वारा ये कार्यान्वयन किया जाता है। अब इसका लक्ष्य समूह क्या है, SGSY के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे रह रहे परिवार लक्ष्य समूह होने चाहिए। वही जो भी गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे हैं वो इस समूह के अंतर्गत आएंगे। लक्ष्य समूह में सुनिश्चित किया जाता है कि मतलब अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए 50%, अब SC ST के लिए 50% यहाँ पे, महिलाओं के लिए, लेडीज़ के लिए यहाँ पे क्या है, महिलाओं के लिए लेडीज़ या फीमेल्स आप कह सकते हैं, फीमेल्स के लिए यहाँ पे
कितना 40% जो है, और अल्पसंख्यक के लिए यहाँ पे माइनॉरिटी पीपल के लिए 15%, माइनॉरिटीज़ पीपल के लिए यहाँ पे 15%, और वहीं विकलांग के लिए बात करें, डिसेबल पर्सन के लिए यहाँ पे 3% जो है आरक्षण यहाँ पे किया जाता है। तो SC ST के लिए 50%, लेडीज़ के लिए, फीमेल्स के लिए 40%, माइनॉरिटी पीपल्स के लिए 15%, और वहीं डिसेबल पर्सन के लिए 3% यहाँ पे आरक्षण प्रदान किया जाता है। अब इसमें पात्र कौन कौन हो, पात्रता कैसे मिलती है, तो जो भी समूह होगा, स्व सहायता समूह का 10 से 20 व्यक्तियों का समूह होगा, इनके पात्र होंगे। सिंचाई कार्य हेतु एवं विकलांग जो होंगे, जो भी सिंचाई कार्य करते हैं, उनको यहाँ पे पात्रता मिलेगी। डिसेबल पर्सन होंगे, उनके लिए वो 5 व्यक्तियों का समूह भी बना सकते हैं, जैसे कि डिसेबल पर्सन या फिर जो डिसेबल पर्सन है या फिर जो सिंचाई करते हैं, ऐसे लोग जो हैं 5 व्यक्तियों का भी समूह बना सकते हैं। 5 मिनिमम है, 20 तक भी जा सकता है, तो 5 से 20 व्यक्तियों का समूह हो सकता है। समूह के गठन हेतु BPL परिवार के 80%, मतलब 80% कितना किसका होना चाहिए, तो 80% यहाँ पे BPL परिवार होने चाहिए। तो अगर ये चीज़ें लाइन लिखी हो तो आपको स्पष्ट रूप से पता रहना चाहिए। 80% BPL परिवार से ये समूह बनना चाहिए। APL परिवार, इसमें ऐसा नहीं है कि BPL परिवार ही हो, लेकिन अबव पॉवर्टी लाइन के लिए भी छूट दिया गया है। तो अबव पॉवर्टी लाइन जो है यहाँ पे 20% का समूह बना सकती है, मतलब 20% इनके पास भी है कि ये पात्र हो सकते हैं। तो अबव पॉवर्टी लाइन भी 20% इसमें शामिल हो सकते हैं। आयु सीमा क्या है यहाँ पे इस समूह में जुड़ने की, 18 से 59 वर्ष तक, मतलब 60 वर्ष से एक पहले, ठीक है। तो 18 से 59, 60 वर्ष के बाद ऐसा याद रख सकते हैं, 60 वर्ष के बाद तो पेंशन मिलना चालू हो जाता है, तो अब क्यों जुड़ेंगे, तो 18 से 59 वर्ष तक। नेक्स्ट है कि नेक्स्ट देखेंगे SGSY के अंतर्गत क्रियाकलापों का चयन कैसे किया जाता है। तो प्रत्येक ब्लॉक लगभग 10 मुख्य क्रियाकलापों को चुना जाता है यहाँ पे। अब 10 यहाँ पे इस लाइन का मतलब क्या है कि इसमें कैसे क्रियाकलाप कौन से चुने जाते हैं। जैसे कि एक ब्लॉक देखा जाता है, एक ब्लॉक में देखा जाता है कि नहीं ये काम भी अच्छा है, ये काम भी अच्छा है, ये काम भी, मतलब ये घड़ा बना रहे हैं ये बहुत अच्छा है, ये जैसे कि कुछ बुनाई उनाई का काम कर रहे हैं, सिल्क का काम कर रहे हैं, ये बहुत अच्छा है। तो एक ब्लॉक से मतलब 10 मुख्य क्रियाकलापों को देखा जाता है, चुना जाता है, फिर उसको, ठीक है, उनको चुन के फिर उस ब्लॉक का जो भी 10 क्रियाकलाप है उनको चुन के रखा जाता है, ठीक है। तो एक ब्लॉक से 10 क्रियाकलापों को चुना जाता है, फिर उनको मार्केट एक्सेस भी दिया जाता है। मुख्य जोर उन 4 से 5 क्रियाकलापों पर किया जाएगा जो स्थानीय संसाधनों, लोगों की व्यावसायिक कुशलता और बाजार की उपलब्धता पर निर्भर हो। अब उन चीज़ों को मेनली चुना जाएगा, जैसे कि ऐसे काम को ना चुन लिया जाए जिसके लिए मार्केट एक्सेस हो ही ना, ठीक है। जैसे कि अब गांव में हम बोलें कि बुटीक खोलें, तो ये थोड़े ना चलेगा यार, गांव में तो कपड़ा सिलने वाले, स्टिचिंग करने वाले ही होंगे ना। अब गांव में बुटीक खोलने की 2500 का एक कपड़ा मिल रहा है, 4000 का, तो ये बिल्कुल नहीं हो सकता। तो क्या करेंगे, ऐसे क्रियाकलापों को चुनेंगे, ऐसे 4 से 5 क्रियाकलापों को जो वहाँ पे संसाधन के लिए, जैसे कि अब 4 से 5000 वाले कपड़ा बनाने के लिए तो उनको खुद भी तो उतना इन्वेस्ट करना पड़ेगा, खर्चा भी तो चाहिए, ठीक है। यहाँ पे हेल्प कर रही है, सब्सिडी दे रही है, ऋण दे रही है, फिर भी तो यहाँ पे क्या किया जाता है, ऐसे चीज़ों को चुना जाता है जहाँ पे उनको वहाँ पे व्यावसायिक कुशलता हर चीज़ मिले। जैसे घड़ा बनाने के लिए घड़ा बनाने वाले हैं तो वहाँ पे पानी हो, मिट्टी हो, ये सारी चीज़ें हो। और फिर बाज़ार भी उपलब्धता पर निर्भर करता है, वहाँ पे ऐसा बाज़ार भी होना चाहिए जिसमें वो जाके अपना ये जो भी चीज़ें बना रहे हैं, जिसके लिए भी उनको ट्रेनिंग मिले, वो वहाँ पे जाके बेचें तो वो चीज़ें बिके वहाँ पे। ऐसी चीज़ों के लिए वहाँ पे उन 4-5 चीज़ों को यहाँ पे चुना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है ब्लॉक स्तरीय SGSY समिति मुख्य क्रियाकलापों के चयन के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार है, ठीक। यहाँ पे कौन जिम्मेदार है, तो SGSY, ब्लॉक स्तरीय SGSY, जो ब्लॉक लेवल पे SGSY समिति होती है वो मुख्य क्रियाकलापों के चयन के लिए मुख्य रूप से यहाँ पे जिम्मेदार है। नेक्स्ट है, यहाँ पे हम देखेंगे कहाँ तक हमने देख लिया, एक सेकेंड, यहाँ तक हमने देख लिया था, ठीक है। ये सारी चीज़ें देख ली। सभी मुख्य क्रियाकलापों का चयन बैंक, औद्योगिक तकनीकी संगठनों, स्थानीय खादी एवं ग्राम उद्योग के कर्मचारी तथा जिला उद्योग केंद्र के साथ परामर्श करके किया जाएगा। अब जिला उद्योग केंद्र के साथ, इनके साथ मिलके, इनके साथ परामर्श करके, इनकी मतलब हाँ में हाँ भर के ही जो भी है परामर्श करके ही यहाँ पे उनके क्रियाकलापों को यहाँ पे फाइनलाइज किया जाता है। सभी चुने गए क्रियाकलापों को
पंचायत समिति द्वारा अनुशासित होना चाहिए तथा अंतिम तौर पर जिला स्तरीय जैसे कि लास्ट फाइनलाइज कहाँ से होता है, तो जिला स्तरीय SGSY समिति द्वारा अनुमोदित करना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले कहाँ से होना चाहिए, पंचायत समिति द्वारा अनुशासित होना चाहिए, और दूसरा लास्ट फाइनलाइज कहाँ से होता है, तो जिला स्तरीय SGSY समिति द्वारा अनुमोदित करना चाहिए। नेक्स्ट है समूह निर्माण में गैर सरकारी संगठन एवं बैंकों की भूमिका। बैंकों की भूमिका यहाँ पे क्या होती है, मतलब कितना यहाँ पे जो है आपको जो अनुदान है वो दिया जाता है। तो व्यक्तिगत स्वरोजगारी मतलब खुद जो है अकेले जो है यहाँ पे स्वरोजगार के लिए यहाँ पे हैं अकेले, अगर कोई समूह नहीं है, अकेले जो है ये स्वरोजगार मतलब रोजगार के लिए यहाँ पे खुद से जो भी चयन हुए हैं ऐसा कह सकते हैं। तो यहाँ पे उनको 30% परियोजना लागत का 30% दिया जाता है, 30%। ठीक है, तो जैसे कि 10,000 है तो 10,000 का 7,000 आप समझ सकते हैं, तो यहाँ पे 7,500 जो है इनको अधिकतम दिया जाता है, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। SC ST विकलांग परियोजना लागत का 50% या 10,000 रुपये जो भी कम हो, जैसे कि परियोजना लागत फिर यहाँ पे 10,000 है यहाँ पे परियोजना लागत, और इसका 50% क्या हो जाता है, 5,000 हो जाता है। अब ये परियोजना लागत क्या हो रहा है, बार बार ये मैं कह रही हूँ, तो परियोजना लागत मतलब जैसे कि उन्होंने कोई चीज़ बनाई, उनको कोई ट्रेनिंग मिली, उनको अच्छी से ट्रेनिंग दी गई, वो चीज़ बनाना सीख गए, अब उनको मार्केट में एक्सेस करना है, तो उस मार्केट में एक्सेस करने के लिए उनको फ़ंड तो चाहिए। तो फंड ये जो है यहाँ पे सरकारी संगठन जो है यहाँ पे देती है, तो वो कैसे देती है, तो वो जो भी परियोजना लागत है उसका 50% SC ST को देगी। तो कितना, 50%, तो 10,000 का कितना हो जाएगा, 5,000। तो यहाँ पे दो चीज़ें दी है, एक तो 10,000 रुपये उनको दिया जाएगा या तो 5,000, लेकिन इसमें क्या लाइन लिखा हुआ है कि कम जो हो, तो कम क्या है यहाँ पे, 5,000 कम है। सपोज़ उनको मैं यहाँ पे 10,000 किसी चीज़ में जैसे कि परियोजना लागत लग रहा है, 10,000 रुपये यहाँ पे परियोजना लागत उनको लग रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे सरकार उनको कितना देगी, इसका 50% ही देगी, 50% देगी या तो 10,000 देगी। तो 50% देने से यहाँ पे 5,000 हो रहा है, और अगर 10,000 दे रही है तो यहाँ पे 10,000 होगा। लेकिन यहाँ पे क्या है कि जो कम हो, तो यहाँ पे कम वाला कौन सा है, 5,000, तो सरकार उसको क्या देगी, 5,000 जो है यहाँ पे इतना रुपये जो है SC ST या विकलांग को देगी परियोजना लागत। नेक्स्ट है जो स्व सहायता समूह है, स्व सहायता, इससे पहले वाले एक मतलब स्लाइड पे मैंने बताया था, तो शायद यहाँ पे ये चीज़ें आपको समझ नहीं आई होगी, सब्सिडी प्रावधान। अब यहाँ पे आप अच्छे से समझ सकते हैं कि ये परियोजना लागत के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, नेक्स्ट है स्व सहायता समूह के लिए। तो स्व सहायता समूह के लिए क्या है, परियोजना लागत का 50% शर्त यही यह 1,25,000 या SC SHG के प्रति सदस्य 10,000 इनमें से जो कम हो। तो इसमें क्या है, जैसे कि स्व सहायता समूह है तो 10 लोगों का ग्रुप है, तो प्रति व्यक्ति अगर 10,000 दें, यहाँ पे प्रति व्यक्ति यहाँ पे 10,000 दें, तो कितना हो रहा है यहाँ पे, कितना हो रहा है यहाँ पे, 1 लाख हो जा रहा है। ठीक है, 1 लाख, या फिर यहाँ पे क्या दिया गया है, 1,25,000, 1,25,000 दिया जाएगा, या फिर प्रति व्यक्ति 10,000। अगर 10 लोगों का समूह है तो यहाँ पे कितना हो रहा है, 1 लाख हो रहा है। अगर प्रति व्यक्ति 10,000 देते हैं तो कितना देते हैं, तो प्रति व्यक्ति 10,000 देते हैं, तो यहाँ पे प्रति व्यक्ति 10,000 दे रहे हैं, तो 1 लाख यहाँ पे हो रहा है। और अगर सरकार के हिसाब से देखा जाए तो SHG समूह को 1.5 लाख दिया जाएगा। लेकिन ये दोनों में से कौन सा दिया जाएगा, तो जो कम हो। तो यहाँ पे फर्स्ट सेंटेंस में, फर्स्ट वर्ड स्टेटमेंट में भी हमने यही देखा, जो स्वरोजगारियों के लिए स्वरोजगारियों के लिए देखा भी हमने, उसमें भी SC ST के लिए हमने क्या देखा, 50% या 10,000 जो भी कम हो। तो यहाँ पे 10,000 के हिसाब से देख रहे हैं तो 1 लाख आ रहा है, लेकिन यहाँ पे अगर जो सेंटेंस के हिसाब से देखें तो 1,25,000। तो यहाँ पे सबसे कम क्या हो रहा है, तो 1 लाख हो रहा है, तो 1 लाख उनको दिया जाएगा। ठीक है, फिर बाजार की खोज, पैकेजिंग आदि के माध्यम से विपणन सहायता यहाँ पे की जाएगी। स्व सहायता समूह के गठन और क्षमता निर्माण में गैर सरकारी संगठन की सक्रिय भूमिका होगी। यहाँ पे NGO होते हैं वो भी यहाँ पे हेल्प करते हैं। इस कार्य हेतु NGO को 10,000 रुपये 4 किस्तों में दिया जाएगा। तो NGO को कितना, 10,000 रुपये 4 किस्तों में दिया जाता है समूह को ट्रेंड करने हेतु। ठीक है, नेक्स्ट है SGSY रिवॉल्विंग फंड, SGSY रिवॉल्विंग फंड।
सॉरी, स्टार्टिंग में अगर मैंने कुछ कहा होगा, गलत कहा होगा, तो यहाँ पे मैंने क्या बताया था कि स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना जो है इसको चेंज करके राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, फिर उसके बाद दीनदयाल उपाध्याय कौशल योजना जो है, ये सारी इसी की योजना है। तो आप अगर वीडियो देख रहे होंगे तो प्लीज़ इसको पूरा करेक्ट कर लीजिएगा अगर मैंने कहीं पे योजनाओं का नाम गलत लिया हो। एक्चुअली मैं अगर अभी थोड़ी हरी भरी में जल्दी जल्दी ये चीज़ें ले रही हूँ, क्योंकि मुझे 12 बजे तक ऑफिस भी जाना है, इसलिए। ठीक है, तो यहाँ पे अगर कोई भी मिस्टेक हुआ हुआ तो मैं सॉरी बोलती हूँ यार। प्लीज़ इस चीज़ों को थोड़ा अगर कोऑपरेट करके थोड़ा चेंज कर लीजिएगा अगर मैंने कहीं पे गलत कहा होगा तो। ठीक है, नेक्स्ट है, यहाँ तक हमने देख लिया कि स्व सहायता समूह के लिए 50% या 1,25,000 या फिर उसमें से जो भी कम हो 10,000 रुपये, इनमें से जो भी कम आता है। एनजीओ को भी यहाँ पे सहायता दी जाती है, 10,000 रुपये 4 किस्तों में दिया जाता है। नेक्स्ट है, SGSY को रिवॉल्विंग फंड मिलता है। इस योजना के अंतर्गत प्रथम ग्रेड की पात्रता प्राप्त करने के पश्चात जिला परिषद के ग्रामीण विकास प्रकोष्ठ और बैंकों द्वारा नगद ऋण सीमा के रूप में आवर्ती निधियां प्रदान की जाती है। आवर्ती निधि का मात्रा से स्व सहायता समूह के समूह संचालक की होगी। यह राशि न्यूनतम 5,000 रुपये एवं अधिकतम 10,000 रुपये होगी। तो इसमें जो रिवॉल्विंग फंड दिया जाता है, इसमें जो है न्यूनतम 5,000 और अधिकतम जो है 10,000 होती है। अनेक बार में कुल सब्सिडी 20,000 रुपये तक हो सकती है। अगर ज़्यादा बार होता है तो उसमें कुल सब्सिडी जो है 20,000 रुपये तक हो सकती है। जिला परिषद के ग्रामीण विकास प्रकोष्ठ द्वारा अनुदान प्रदान किया जाता है। ठीक है, किसके द्वारा? जिला परिषद के ग्रामीण विकास द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट है, SGSY के द्वारा यहाँ पे जो ट्रेनिंग मिलती है, इस योजना के माध्यम से कौशल विकास प्रशिक्षण भी प्रदान किया जाएगा। इस योजना के माध्यम से क्या किया जाता है, जैसे कि हमने दीनदयाल उपाध्याय कौशल योजना में देखा कि यहाँ पे ट्रेनिंग भी दिया जाता है। प्रशिक्षण की रूपरेखा, अवधि और पाठ्यक्रम इस तरह से निर्धारित किए जाएंगे जिससे कि मुख्य क्रियाकलापों की आवश्यकता की पूर्ति हो सके। इस तरीके से ट्रेनिंग दिया जाएगा ताकि उनको जो भी चाहिए उनको उनकी स्किल्स में डेवलपमेंट हो। प्रशिक्षण संस्थानों द्वारा बुनियादी उन्मुखीकरण और कौशल विकास प्रशिक्षण दोनों के लिए किए गए खर्चों का जिला परिषद SGSY निधियों से पूरा करेगी। तो कौन पूरा करती है? यहाँ पे जिला परिषद जो है, जो भी यहाँ पे है, जो भी यहाँ पे रूल्स होंगे उसके हिसाब से ये पूरा करेंगी। वित्तीय आवंटन का कम से कम 10% भाग स्वरोजगारियों के प्रशिक्षण एवं कौशल विकास के लिए नियमित है। प्रशिक्षण के लिए प्रति प्रशिक्षु 5,000 रुपये की राशि खर्च की जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें उतनी इम्पॉर्टेंट नहीं होती है। तो हमने देख लिया कि यहाँ पे क्या क्या जो इम्पोर्टेंट है यहाँ पे मैंने बता दिया है इससे पहले। अब नेक्स्ट लास्ट स्लाइड यहाँ पे दिया गया है कि स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना का जो है पुनर्गठन हुआ। तो पुनर्गठन किस में हुआ? नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन में, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, जिसको कि मैंने कुछ और कहा था शायद, प्रधानमंत्री ग्राम स्वरोजगार योजना कह दिया था शायद, मुझे ऐसा याद आ रहा है। तो स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, फिर उसको नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, और फाइनली ये दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना में ये फाइनलाइज हुआ था। तो ग्रामीण निर्धनों की सामाजिक एकजुटता में अत्यधिक क्षेत्रीय भिन्नता था, लाभार्थियों का अपर्याप्त क्षमता निर्माण, जो भी लाभार्थी हैं उनको उनके क्षमता में निर्माण करना, ये सारी चीज़ें इनको पुनर्गठन किया गया। SGSY को प्रभावी बनाने के लिए क्यों पुनर्गठन किया गया? तो पुनर्गठन इसलिए किया गया ताकि ये जो स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना है इसको प्रभावी बनाने के लिए प्रत्येक BPL परिवार को स्व सहायता समूह तंत्र के अंतर्गत लाने के उद्देश्य से SHG समूह के निर्माण के लिए व्यापक सामाजिक एकजुटता, मतलब उनमें सामाजिक एकजुटता आए, ऐसे वो समूह से जुड़ेंगे तो कहीं ना कहीं उनमें जो यूनिटी है ये बढ़ेगी। स्व सहायता समूह परिसंघों की स्थापना ग्राम एवं ब्लॉक स्तर पर। तो ये सारी चीज़ें आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पे मैं आपके साथ स्लाइड शेयर कर देती हूँ। ये काफ़ी मतलब लॉन्ग हो जाएगा ये वीडियो, फिर ये उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। यहाँ से जो पहले मैंने सारी स्लाइड शेयर की वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसको रीड करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, उसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि उसमें एक एक पॉइंट जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
नेक्स्ट है यहाँ पे एक योजना जो है और है इंदिरा आवास योजना, लेकिन इसको हम अगर हो सके तो शाम में एक वीडियो आ जाती है उसमें मैं शेयर कर दूँगी, अभी मॉर्निंग के क्लास में बस इतना ही रहने देते हैं। तो नेक्स्ट हम देख लेते हैं एमसीक्यू। तो एमसीक्यू हमारा स्टार्ट होता है स्वच्छ भारत मिशन से। स्वच्छ भारत मिशन का पहला जो है यहाँ पे विश्व शौचालय दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व शौचालय दिवस जो है ये कब मनाया जाता है, तो इसका बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा, 19 नवंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 19 नवंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट है स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2021 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो किस पे विचार कीजिए, स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2021 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट है, इसे स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण चरण 2 के तहत लॉन्च किया गया था। पेयजल और स्वच्छता विभाग DDWS ODF प्लस हस्तक्षेपों में तेजी लाने और इसे बढ़ाने के लिए देश भर में स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2021 शुरू करेगा। तो इन दोनों में कौन सा पॉइंट बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, तो यहाँ पे दोनों ही करेक्ट नहीं है, तो इसमें क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है स्वच्छ भारत की टैगलाइन क्या है। तो स्वच्छ भारत की टैगलाइन जो है यहाँ पे क्या है, एक कदम स्वच्छता की ओर, स्वच्छ भारत, हरित भारत या फिर स्वच्छ हिंदुस्तान। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो इसका बिल्कुल सही आंसर है एक कदम स्वच्छता की ओर। नेक्स्ट है स्वच्छ भारत का लोगो क्या है। तो स्वच्छ भारत का जो है यहाँ पे लोगो है, यहाँ पे झाड़ू, चश्मा, गांधी जी या फिर कमल। तो यहाँ पे इसका लोगो जो था ये है चश्मा। नेक्स्ट है स्वच्छ भारत के लिए कर का प्रतिशत क्या है। तो स्वच्छ भारत के लिए जो भी कर का प्रतिशत है यहाँ पे 0.5% यहाँ पे कर जो है टैक्स यहाँ पे स्वच्छ भारत के लिए कर जो है लगता है। नेक्स्ट है नए नोट पर स्वच्छ भारत लोगों का क्या स्थान क्या है। तो नए नोट पर जो स्वच्छ भारत के लोगों का, अब यहाँ पे मैंने क्या बताया कि लोगो क्या है, यहाँ पे हमने देखा लोगो, यहाँ पे चश्मा हमने देखा है ना, क्या देखा, लोगो हमने देखा चश्मा, लेकिन ये कहाँ पे बना रहता है नोट में, तो ये बाईं ओर बना रहता है, केंद्र दाईं ओर कहीं नहीं। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो है ए बिल्कुल सही हो जाएगा, बाईं ओर बना रहता है। नेक्स्ट है स्वच्छ भारत अभियान का चेहरा कौन थे। तो स्वच्छ भारत अभियान का चेहरा आपने टीवी पे बहुत देखा होगा, स्वच्छ भारत हमारा ऐसा करके बहुत लोगो आता था, तो ये किसका था, अमिताभ बच्चन जी का। नेक्स्ट है हर साल बाल स्वच्छता सप्ताह किस महीने में मनाया जाता है। तो हर साल जो है बाल स्वच्छता सप्ताह जो है यहाँ पे किस महीने में मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है नवंबर के महीने पे। हमने अभी पहले देखा विश्व जो है यहाँ पे हमने देखा विश्व क्या था, एक सेकेंड, विश्व शौचालय दिवस देखा तो 19 नवंबर। तो शौचालय से ही स्वच्छता आती है ऐसा हमने पढ़ा था, है ना, स्वच्छ भारत मिशन में कहीं ना कहीं। तो ये नवंबर के महीने में ही बाल स्वच्छता सप्ताह जो है ये नवंबर के महीने में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस स्वच्छ भारत मिशन का लास्ट क्वेश्चन है, स्वच्छ भारत मिशन की अवधारणा किस भारतीय नेता की प्रेरणा से विकसित हुई। तो किसके द्वारा विकसित हुई थी, तो ये महात्मा गांधी के द्वारा जो है ये विकसित हुई थी। तो इसके बाद अब हमारा हिंदी का सेशन स्टार्ट हो जाता है, हिंदी का एमसीक्यू। विनय पत्रिका नामक ग्रंथ की रचना किसने की है। तो विनय पत्रिका नामक ग्रंथ की रचना जो है ये किसने की है, तो इसकी रचना जो है गोस्वामी तुलसीदास जी ने की है। किसने की है, गोस्वामी तुलसीदास जी ने। इन्हीं का और भी है जातीय और लोकनायक, कौन कौन सा, जातीय और लोकनायक नामक ग्रंथ भी जो है ये तुलसीदास जी का ही है। नेक्स्ट है अधिष्ठता। अधिष्ठता में उपसर्ग क्या है। तो उपसर्ग जो है क्या होता है, ये आगे लगने वाला जो भी शब्द है वो होता है। तो आगे लगने वाला, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अधि जो है ये इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है मौके की तलाश में रहना। मौके की तलाश में रहने के लिए सही मुहावरा क्या है। तो ये मौके की तलाश में रहने के लिए सही मुहावरा है टोह में रहना, टोह में रहना। नेक्स्ट है आलस्य शब्द का विशेषण क्या है। तो आलस्य शब्द का विशेषण किसी की भी विशेषता बताने वाले को हम विशेषण कहते हैं। जैसे कि राम आलसी है, राम क्या है, आलसी है, तो राम की विशेषता बता रहा है, राम की विशेषता यहाँ पे बता रहा है, तो राम क्या है, एक आलसी लड़का है, तो आलसी जो है राम का विशेषता बता रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आलस्य का विशेषण जो है आलसी हो जाएगा। निम्न में से शुद्ध वाक्य क्या है। तो सीता की चरित्र अच्छा है, सीता का चरित्र अच्छी है, सीता का चरित्र अच्छा है। तो सुनने में कौन अच्छा लग रहा है, सीता का चरित्र अच्छा है। जब भी शुद्ध वाक्य पूछा जाए तो उसको पहले पढ़ के देखना चाहिए, उससे ही बहुत सारे डाउट्स क्लियर हो जाते हैं।
नेक्स्ट है गुणों के विपरीत व्यवहार करना निम्न में से किस मुहावरे लोकोक्ति का सही अर्थ है। तो गुणों के विपरीत व्यवहार करना, इसमें से कौन सा मुहावरे लोकोक्ति का सही अर्थ है। तो आँख के अंधे नाम नैन मुख, ये जो है इसका गुणों के विपरीत व्यवहार करना, ये जो है इसका सही मुहावरे का अर्थ है। नेक्स्ट है प्रश्न में साहित्यिक कृतियों के रचनाकारों के रूप में 4 विकल्प दिए गए हैं, आप सही विकल्प का चयन कीजिए। जैसे कि कादम्बरी की रचना किसने की है, तो कादम्बरी की रचना जो है ये किसने की है, तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा बाण भट्ट ने। किसने, बाण भट्ट ने। नेक्स्ट है कौन सा शब्द जो है यहाँ पे देशज है, तो कौन सा शब्द जो है यहाँ पे देशज है, तो यहाँ पे लौटा शब्द जो है ये देशज शब्द है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा नाटक जयशंकर प्रसाद का नहीं है, तो यहाँ पे जयशंकर प्रसाद जी का कौन सा नाटक यहाँ पे नहीं है, तो जन्मेजय का नाग यज्ञ जो है ये तो जयशंकर का है, स्कंदगुप्त भी है और यहाँ पे ध्रुव स्वामिनी भी है। लेकिन यहाँ पे कौन सा नहीं है, तो यहाँ पे सिंदूर की होली जो है, सिंदूर की होली ये जो है ये जयशंकर प्रसाद जी का नाटक नहीं है। तो ये किसका है, तो ये जो है ये लक्ष्मी नारायण मिश्र का है। किसका है, लक्ष्मी नारायण मिश्र जी का है। किसका है, लक्ष्मी नारायण मिश्र जी का है। नेक्स्ट है लास्ट क्वेश्चन आज के सेशन का, तो निर्मल का विलोम शब्द क्या होगा, तो निर्मल का विलोम शब्द हो जाएगा मलिन। मलिन जो है इसका सही विलोम शब्द हो जाएगा मलिन। ठीक है, तो आज के सेशन हमारा यहीं पे ख़त्म होता है। अगर ये सेशन मज़ेदार रहा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हाँ, शायद मुझे लग रहा है कि स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना पढ़ाते मैंने उसमें स्टार्टिंग में थोड़ा मिस्टेक कहा था, पहले सही कहा था, फिर उसको पता नहीं क्यों मैंने दोबारा से गलत कहा। तो यहाँ पे वो नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, उसका पुनर्गठन है। देन उसको दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना में इसको फिर से पुनर्गठित किया गया। ठीक है, तो आज तक हमारा यहाँ पे सेशन ख़त्म होता है। आज के लिए यहाँ तक थैंक यू सो मच गाइस बने रहने के लिए।